हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक हिंदी चैनल में। आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेट करके बनाया है मैंने, यानी उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया है जो शिकायत करते हैं कि बड़ी कोचिंग्स में ऑफलाइन ऑनलाइन कोई सी भी कोचिंग लीजिए, उसमें सीधा एडवांस पढ़ाया जाता है कि संधि ये है, ये इसका उदाहरण है, ये नियम है। और इसके कारण जो शुरुआती लोग हैं, जो अभी अभी तैयारी में लगे हैं या फिर वास्तव में जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा समस्या रह जाती है कि वो अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाते कि शब्द कैसे जुड़ता है, वर्ण परिवर्तन कैसे होते हैं, वर्ण आपस में कैसे मिलते हैं, और जो शब्द हमें दिया गया है उसका जब संधि विच्छेद करें तो किन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ मेरे इस चैनल पर। तो पहले तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ भी वीडियो को आप शेयर करें। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि संधि जो है उसका मूल मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़। यानी संधि से सीधा सा मतलब ही क्या होता है, जोड़ होता है। यानी किसी चीज को जोड़ना ही संधि कहलाता है। हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे वर्ण। यानी एक वर्ण को जब दूसरे वर्ण के साथ जोड़ा जाता है और कुछ नया परिवर्तन होकर सामने आता है, बस वही हमारे व्याकरण में क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। दो चीजों को होना संधि में बड़ा जरूरी है कि एक तो दो वर्ण आपस में मिले, और जो शब्द आप तोड़ रहे हैं एक शब्द को अलग अलग करने के लिए, यानी संधि विच्छेद करते समय जो दो शब्द आप आपस में तोड़ रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। और जो अर्थ उन दोनों शब्दों के निकल रहे हैं वो उस शब्द को मतलब एक्सप्लेन कर रहे होने चाहिए जिस शब्द से आपने उसको तोड़ा है। यानी जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए बताऊं, विद्या प्लस आलय एक शब्द, बहुत प्रचलित उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है, बढ़िया सा। विद्या प्लस आलय एक उदाहरण है मान लीजिए। तो विद्या शब्द का अपना एक अर्थ है, आलय शब्द का अपना एक अर्थ है, लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं इनसे मिलकर जो शब्द बनेगा विद्यालय, ये और जो दो अलग अलग शब्द हमने तोड़े ये दोनों एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। सीधी सी बात है। विद्या और आलय का मतलब भवन, यानी विद्या का भवन, और विद्यालय का अर्थ लेंगे वो भी विद्या का भवन होगा। इस तरह के शब्द जो है वो होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो शब्द आप तोड़ते हैं वो सार्थक तो होता है, लेकिन जिस शब्द से वो अलग हुआ है उसको वो उससे अलग अर्थ में चला जाता है, जिसके कारण फिर वो आपका जो उदाहरण है या फिर आप जो ऑप्शन क्लिक करते हैं वो गलत हो जाता है और आप सोचते हैं कि मैंने तो सही संधि विच्छेद को चुना था। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां आपको रखनी होती है। तो आइए बिना देरी की हम बात करते हैं संधि जो है होती क्या है, किस तरह से पढ़ी जाती है। सबसे पहले बात करें तो संधि तीन रूपों में पढ़ी जाती है हमारे हिंदी में। सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं, इसके बाद में आ जाती है अपनी व्यंजन संधि, और उसके बाद आती है विसर्ग संधि। तीन रूप होते हैं संधि के, स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीन ही रूपों में पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे स्वर संधि में किन किन रूपों से जो है बनती है, व्यंजन संधि में क्या क्या चीजें होती है, विसर्ग में क्या होता है। इनको आराम से एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके स्वर संधि को लेकर। यानी जो स्वर संधि है वो क्या है। देखिए, स्वर संधि में स्वर आपस में मिलते हैं, यानी दो स्वर होंगे आपस में मिलेंगे और नया स्वर निर्मित करेंगे, वहां पर स्वर संधि होगी। जैसे हमारे पास एक शब्द है राम प्लस अनुज। अब एक सावधानी आपको और रखनी है कि वर्ण तो इसमें बहुत सारे हैं। देखिए, न भी वर्ण है, जय भी वर्ण है, यहाँ रे मैं, ये सारे वर्ण ही तो हैं, लेकिन कौन से वर्ण आपस में मिलते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि संधि विच्छेद करते समय हम यहाँ पर बीच में ये जो जोड़ यानी कि प्लस का साइन लगाते हैं, उससे तुरंत पहले जो पहला शब्द होगा उसका तो अंतिम वर्ण होगा, जैसे यहाँ पर मैं है। दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण होगा, जैसे यहाँ पर ए है। इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। सीधी सी बात है, संधि में इन दोनों ही वर्णों का खेल होता है। ये दोनों वर्ण जो है आपस में मिलते हैं, और स्वर संधि में स्वर आपस में मिलते हैं। तो मैं में ए स्वर मिला हुआ है, सामने भी ए स्वर आ रहा है, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो आ होगा। हम आगे दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। और आ की मात्रा इस तरह से खड़ी पाई के रूप में लगाई जाती है। तो जब राम और अनुज दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा अपना रामानुज। इस तरह से जो है एक शब्द आपके सामने आ जाएगा, और यहां पर अपनी दीर्घ संधि हो गई है, आगे पढ़ेंगे भी हम। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन मिल सकता है, व्यंजन के साथ स्वर आ सकता है, और व्यंजन के साथ व्यंजन आ सकता है। यानी तीनों ही कंडीशन में एक तरफ व्यंजन दिखेगा आपको, यानी दोनों तरफ में से कहीं भी एक तरफ क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि मानी जाती है। देखिए, स्वर संधि के हिंदी में नाम प्रचलित हैं, 5 प्रकार होते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन व्यंजन संधि जो है उसके नियम चलते हैं, और नियमों को एक एक करके हम आने वाले वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। यहां हम देखें कि व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन कैसे मिलता है। आपकी स्क्रीन पर है, स्व एक शब्द लिखा है, सामने छंद लिखा है। वह में क्या मिला हुआ है, ए, जो कि एक क्या है, स्वर है। सामने छ आ रहा है, जो कि एक क्या है, व्यंजन है। क्यों है व्यंजन, अब आप सोच रहे हो यहाँ वह भी तो व्यंजन ही है, छह ही व्यंजन क्यों है। देखिए,
जब 6 को हम और टुकड़े करेंगे तो ये हलंत होने के बाद इसका ए बाहर आएगा, तो शुरुआत में 6 बच रहा है वो व्यंजन है और स्वर आगे चला गया है, इसलिए यहां पर हम इसको व्यंजन मान रहे हैं। जबकि व में क्या है, व में से जब ए अलग करते हैं तो बाद में क्या बचता है, ए बचता है, इसलिए यहाँ पर स्वर है, यहाँ व्यंजन है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो अपना शब्द बन जाएगा स्वच्छंद, यानी यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, चय आगम व्यंजन संधि जिसे हम कहते हैं, इस तरह से। और इसके बाद आगे चलें तो स्वर और सॉरी व्यंजन और स्वर को मिलने वाला शब्द देखें, जैसे एक बार मैं इसको साफ कर दूं ताकि यहां पर लिखने में आसानी रहे। चलिए अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजन वाला, यानी कि पहले व्यंजन आए बाद में स्वर आए। देखिए वाक प्लस ईश्वर एक शब्द हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वाक प्लस ईश्वर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कै एक क्या है, व्यंजन है, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, दिख गया आपको, स्वर इस तरह से आना चाहिए आगे वाले शब्द में, तब उसको हम स्पष्ट स्वर मानेंगे। और यहाँ पर जब इसको हम शब्द बनाएंगे तो अपना बन जाएगा वागीश्वर। इस तरह की स्थिति भी है तब भी व्यंजन होगी, दोनों तरफ व्यंजन मान लीजिए व्यंजन ही आ जाए तब भी व्यंजन होगा। जैसे यहाँ पर मैं आ रहा है, सामने कै आया है, क्योंकि री तो उसके बाद आएगा, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा अपना संस्कृत। यहाँ पर भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, तीनों ही स्थितियों में ऐसा माना जाएगा। विसर्ग संधि में क्या होता है, जो प्रथम शब्द आएगा उसमें अंत में विसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद जो मिलने वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या फिर व्यंजन, दोनों ही हो सकता है। अगर स्वर होगा, जैसे यहाँ पर देखिए विसर्ग आया और सामने स्वर आ गया, तो क्या बना, मनो अनुसार। चूंकि ये विसर्ग से बना इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण कहेंगे। वैसे यसे और दा में है, क्या शब्द बनेगा, यशोदा बन जाएगा, ठीक है। तो आइए इस तरह से अब हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे स्वर संधि को। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन की पंक्तियां कि मैदाने जंग जिंदगी है मगर नहीं हार मानूंगा, मुश्किलें लाख हो लेकिन सभी से रार ठानूंगा, कभी हंस लूं कभी रो लूं, मेरी अब यही जिंदगी है, मगर मैं लाल तेरा हूं मंजिलें पाकर मानूंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी, और इन पंक्तियों को दिल में बसाकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए कि बस समाज में किसी को कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ माँ और पिताजी के लिए अपना और उनका सपना साकार करना है। जिंदगी में हंसना रोना चलता रहेगा, समस्याएं आती रहेंगी, सबका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आइए आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। देखिए स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और आयादी। ये जो 5 नाम दिए गए हैं ये अपने जो स्वर होते हैं, और हिंदी में स्वर होते हैं 11, ए और आ, ई और ई, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई। इसको छोटी ई और बड़ी ई भी कह सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर छोटा और बड़ा वो कह दिया मैंने। उसके बाद में अपना आ जाता है री, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा ओ और आउ। बस इतने ये जो है 11 वर्ण होते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अंग और अह इस तरह के भी तो हम स्वर पढ़ते हैं, लेकिन देखिए इसमें ये अनुस्वार आ रहा है, इसमें विसर्ग आ रहा है, और अनुस्वार और विसर्ग ए के साथ जुड़ रहे हैं बस, जबकि ए तो पहले ही आ चुका है यहाँ पर। तो अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाद ध्वनियां कहते हैं, जो न स्वरों में स्थान रखते हैं ना व्यंजनों में स्थान रखते हैं, जबकि इन्हें हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से 11 स्वर हो गए। ये जो 11 स्वर आपस में मिलेंगे उन्हीं के आधार पर हमने इनको नाम दिया है कि अगर दीर्घ परिवर्तन हो रहा है, किन्हीं भी दो वर्णों को मिलाने पर दीर्घ रूप परिवर्तन हो रहा है तो दीर्घ संधि कह देंगे, गुण परिवर्तन हो रहा है तो गुण संधि कह देंगे, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कह देंगे, जन अयादि, ये सारे नाम इस तरह से दिए गए हैं स्वरों को आपस में मिलाने के आधार पर। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी संधियां जो आपके स्क्रीन पर हैं उनको पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि जो है उस पर मैं आपको ले चलता हूं। दीर्घ संधि जो है इसको एक तो हम सवर्ण संधि भी कह सकते हैं, आपको ये याद रखना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में वो उदाहरण ना देकर सीधा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि को सवर्ण संधि भी कहा जाता है। तो जो दीर्घ स्वर संधि है उसको हम क्या कहते हैं, सवर्ण संधि भी कहते हैं। और सवर्ण संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ण आते हैं वो समान होते हैं, यानी एक जैसे वर्ण। जैसे ए और आ आएगा तो सामने भी ए और आ में से ही कोई आना चाहिए, यहाँ ई और ई में से कोई आएगा तो ई और ई आनी चाहिए, दोनों साथ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जो बीच में ये जो साइन लगाया ना अथवा का, ये इसलिए है कि या तो ई आएगी या बड़ी ई आएगी, या तो छोटी आएगी सामने या बड़ी आएगी, दोनों में से एक आएगा कोई भी, लेकिन होंगे समान। कि यहाँ ई आ रहा है तो यहाँ भी ई आना चाहिए, यहाँ ओ आ रहा है तो यहाँ भी ओ आना चाहिए, तब बड़ा रूप परिवर्तन होगा इनका। यानी ए और आ में से दीर्घ रूप क्या है, आ। छोटी और बड़ी ई में से ये रूप जो है बड़ा है, यहाँ भी ओ में ये रूप बड़ा है। तो एक तो सवर्ण संधि कहते हैं इसे। दूसरा जो दीर्घ संधि है और इसके साथ गुण संधि जो हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों में ही एकादेश होता है। एकादेश का मतलब होता है कि दो वर्ण मिलकर, यानी एक वर्ण तो क्या होगा, जोड़ से पहले, एक वर्ण कहां होगा, जोड़ के बाद। ये जो दोनों वर्ण है ये आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाएंगे, सार्थक वर्ण, सार्थक शब्द का निर्माण कर देंगे वर्ण मिलकर।
तो वहां पर एकादेश इसलिए हुआ क्योंकि दोनों मिलकर एक हो गए हैं, सीधी सी बात ये याद रखनी है। और ये केवल दीर्घ और गुण संधि में होता है, बाकी संधियों में रूप परिवर्तन होता है। यहाँ जो वर्ण आता है वो बदल जाता है और सामने वाला वर्ण उसमें मिल जाता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे पूरा खोलकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम इनके उदाहरणों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर ए और आ रहा है तो किस तरह से हम शब्द को समझेंगे, यहां पर मैं समझा दूं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे अभी और उदाहरणों से। जैसे छात्रावास एक शब्द लिखा है, अब इसका संधि विच्छेद मैंने किया, छात्र या छात्रा भी हो सकता है, दोनों ही सही माने जाएंगे, प्लस आवास। यहां आप देख रहे हैं कि यहां चाहे छात्रा हो तब भी और यहां छात्र हो तब भी, क्योंकि छात्र होगा तो ए आ जाएगा, छात्रा होगा तो आ जाएगा। सामने क्या आ रहा है, आ। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आ रूप परिवर्तन होगा और आ का मात्रा वाला रूप इस तरह से खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता है। और इन दोनों को मिलाकर हम देखिए यहां पर आ वाला रूप लगा देंगे और इस तरह से अपना शब्द बन जाएगा छात्रावास। यानी दो वर्ण आपस में मिलकर एक वर्ण बना दिए हैं आ, और उसको हमने मात्रा के रूप में प्रयोग कर लिया है। वैसा ही नदीश में होगा, हमने लिखा नदी प्लस ईश। और जो दो शब्द हम अलग अलग कर रहे हैं ना, आपको सावधानी ये रखनी है कि दो शब्द जो अलग अलग किए हैं वो इस शब्द को डिफाइन कर रहे हो, इसी शब्द की एक तरह से व्याख्या हो, इसी शब्द का एक्सप्लेनेशन हो। बस अलग हो जाएगा तो फिर जैसे नद का मतलब नाला होता है, तो मैं नद प्लस ईश नहीं कर सकता। संधि तो वहां भी ठीक हो रही है, दीर्घ ही होगी क्योंकि बड़ा ई बनेगा। लेकिन नद प्लस ईश नदीश नहीं कर सकता, क्योंकि नदीश का मतलब तो नदी का स्वामी, समुद्र। इसलिए नदी प्लस ईश शब्द बनेगा। यहाँ नदी में ई है बड़ी, सामने भी बड़ी है, और दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो बड़ा रूप परिवर्तन हो जाएगा। और जो द है उसके ऊपर हमने ये बड़ी मात्रा लगा दी। चूंकि पहले से बड़ी मात्रा लगी हुई इसलिए आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर हमने लगाया बड़ा रूप है। वैसे भानुदय में होगा भानु प्लस उदय, ये हो गया। यहां पर ऊ आ रहा छोटा वाला, सामने भी छोटा ऊ है, दोनों को मिलाकर हम बड़ा रूप बनाएंगे। और देखिए यहां पर बड़ा रूप जो है लगा हुआ है, ये जो रूप होता है मात्रा का ऊ का वो बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने भानुदय शब्द बना लिया। आइए एक एक करके हम अब उदाहरणों पर चलते हैं। आइए, और इसमें बहुत सारे जो है उदाहरण हैं, उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, उदाहरणों की प्रैक्टिस करना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि उसी से आपको स्पष्ट होता है कि कहाँ किस तरह से जो है रूप परिवर्तन हुआ है। पहले हम ए और आ वाले उदाहरणों को देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण अपने पास हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हास्यास्पद। अब यहां देखिए हम लिखेंगे हास्य प्लस आस्पद। अब मैंने हास्य प्लस आस्पद ही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए आस्पद एक शब्द होता है जो प्रत्यय की तरह प्रयोग होता है, और यहां पर हास्य जो है वो हंसी के रूप में प्रयोग हुआ है। हास्य का मतलब होता है हंसना, हास्यास्पद यानी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई स्थिति जो हास्य पैदा करने वाली हो, इसलिए यहां पर हास्य शब्द ही लिखेंगे। आस्पद सामने लिख देंगे। दोनों को कैसे मिलाएंगे, देखिए ये में क्या मिला हुआ है, ए। मान लीजिए मैंने बाहर ले लिया, ये हलंत हो गया। यहां पर जो आ है उसको भी मैं अगर इधर बाहर ले लेता हूं तो यहां से आ जो है वो बाहर आ जाएगा, इस पद ही बचेगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा, और इसकी मात्रा वाला रूप इस तरह से लगाएंगे जो कि ये के ऊपर लगा देंगे। ये के ऊपर लगाए, ये पूरा हो गया। इस पद को इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बन गया, हास्यास्पद। ये इस तरह से रूप परिवर्तन होता है। सारे शब्दों में आपको इसी तरह से मिलाकर देखना है, समझना है। अगर मान लीजिए इस तरह का आपको संधि विच्छेद दें एग्जाम में, और संधि विच्छेद से कहें कि इसका एक संधि वाला रूप बनाइए, तो फिर आपको वहां पर थोड़ी सी समस्या हो जाती है मिलाने में। तो आपको यह सावधानी रखनी है कि कहाँ कौन सा वर्ण आपस में मिला है, उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। हास्य प्लस आस्पद, इसको मैं लिख देता हूं। चलिए, अब वैसा ही शब्द दूसरा आ गया है विवाद। विवादास्पद है तो मूल शब्द इसमें से पहले वाला क्या निकलेगा, विवाद, और दूसरा क्या निकलेगा, आस्पद। और इस तरह से विवादास्पद हो गया। अब तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। सेवार्थ का हो जाएगा सेवा प्लस अर्थ। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पष्ट लिखने की और बताने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शिक्षार्थी में क्या होगा, शिक्षा प्लस अर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ध्यान देना है जहां से शब्द टूट रहा है उनके प्रथम शब्द में तो अंतिम वर्ण पर, दूसरे शब्द में प्रथम वाले वर्ण पर। बाकी तो ऐसा कैसे उतार देंगे, उनमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अब देखिए मुक्तावली में क्या होगा, मुक्त प्लस अवली नहीं होगा। संधि तो उस हिसाब से भी ठीक हो रही है, लेकिन मुक्त प्लस अवली करने पर हमारा जो मूल शब्द है ना वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उसका अर्थ जो है वो नहीं निकलेगा जो निकल रहा है। क्योंकि मुक्तावली का मतलब होता है मोतियों की पंक्ति, और मुक्ता का मतलब मोती होता है, इसलिए मुक्ता प्लस अवली करना जरूरी है। सीमांत में क्या करेंगे, सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत कर देंगे। द्वारकाधीश में क्या करेंगे, देखिए द्वारिका कुछ नहीं होता, द्वारका होता है। तो आपको क्या करना है, शब्द शुद्धि में भी हम इस पर बात करेंगे। द्वारका प्लस अधीश आपको लिखना है इस तरह से। कृपार्थ में क्या होगा, कृपा एक शब्द है और अर्थ एक शब्द है। दोनों में देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो आ बन गया। आसानी से आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने पहले ही पहले उदाहरण में स्पष्ट कर दिया है। फलाहार में भी क्या होगा, फल प्लस आहार बनेगा। ठीक है।
वैसे ही भयानक में हो जाएगा भय प्लस आनक, भय पैदा करने वाला उसको हम भयानक कहते हैं। प्रतीक्षालय की देखिए मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि फिर वो नीचे आपको दिखेगा भी नहीं, थोड़ा सा प्रतीक्षालय का इधर संधि विच्छेद करते हैं। प्रतीक्षा, हालांकि प्रतीक्षा में भी संधि है, प्रति प्लस ईक्षा, तो हम ई वाले उदाहरणों में देखेंगे। प्रतीक्षा प्लस आलय, इस तरह से क्या बन जाएगा, प्रतीक्षालय। अब हम सावरोध की बात करें तो यही लिख लेते हैं, स प्लस अवरोध, क्या बन गया, सावरोध। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ए था, सामने स में ए था, दोनों आ बनेंगे तो ये स जो है इस पर हम आ की मात्रा लगा देंगे। एकात्म में भी वही होगा, एक के प्लस आत्म, तो क्या हो जाएगा, एकात्म हो जाएगा। यहाँ पर ए है, सामने आ रहा है, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो एकात्म इस तरह से बन जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बता दिए। आपके पास और कोई प्रैक्टिस सेट है, कई सारी बुक्स आपके पास होंगी, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मेरा तो आपको यही कहना है, यही राय है कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने शब्द आपकी आंखों के सामने से होकर निकलेंगे एग्जाम में, आपको उतना ही लाभ होगा। आइए अब ई वाले उदाहरणों की बात करते हैं। ई वाले उदाहरणों में देखिए नियम वही रहेगा, केवल यहां पर वर्ण परिवर्तन हो गया बस। देखिए अतीव है, अब अतीव में एक शब्द अति होगा और दूसरा इव होगा। एक सावधानी आपको ये रखनी है कि जैसे मैंने यहां पर इव लिखा, इसमें मैंने छोटी ई लगाई है। अगर मैं ईश लिखता हूं तो बड़ी लिखूंगा, इंद्र लिखता हूं तो फिर से छोटी लिखूंगा। ये जो छोटे बड़े वाला जो रूप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि इसी में आपको उलझाया जाता है। तो ये आप एक काम करें, मैं भी आगे आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि कौन से शब्द में बड़ा रूप आता है, कौन से शब्द में छोटा रूप आता है, कैसे पहचान करते हैं। इसके अलावा आप भी कोशिश करिए इन पर ध्यान देने की, ताकि आपसे गलतियां ना हो। पहली बात तो ये कि यहाँ पर देखिए ये उपसर्ग है, और सभी उपसर्गों में अगर अंत में ई आ रहा है तो छोटा ही आता है, ये बहुत फैक्ट वाली बात है। इसके बाद में ई आ रहा है, छोटा ही है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ देखिए बड़ा ई परिवर्तन हो गया है। वैसा ही गिरीश में होगा, यहाँ हम लिखें गिरी और सामने क्या आ जाएगा, ईश। अब मैं ईश लिख रहा हूं तो देखिए बड़ी ई लगा रहा हूं, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में चार ऑप्शन लिखे जाते हैं और उसमें एक पर बड़ी ई लगा दी, एक पर छोटी। अब आप तो ईश देखते हैं, अरे ईश ही तो है गिरीश, और आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा, यहाँ भी आपको सावधानी रखनी, कई बार एग्जाम में इसमें छोटी मात्रा लगाकर आपसे पूछ लिया जाता है और आप जल्दबाजी में उसी को टिक करके आ जाते हो और आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने के साथ साथ, बस सीधी सी बात है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो आपको फिर सावधानी रखनी है। फणिंद्र में क्या होगा, फणी प्लस इंद्र, और बड़ी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, ई की मात्रा जो है, ये इधर वाला जो रूप है इस तरह का, ये बड़ी मात्रा होती है ई की, आपको ये सावधानी रखनी है। इसके बाद में क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस ईश एक शब्द है, और जब वो बड़ी मात्रा वाला रूप बनेगा तो लक्ष्मीस हो जाएगा। वैसे परीक्षा में देखिए परी एक उपसर्ग होता है, हम उपसर्गों में बात भी करेंगे आगे। परी प्लस ईक्षा एक शब्द बन गया। अब यहाँ पर ई बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो बड़ा ही होगा। वैसा नदीश्वर में है, यहाँ पर क्या है, नदी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर। और दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी ई होने पर दोनों मिलकर बड़ी ई बनाएगी। वैसे रजनीश में होगा, रजनी प्लस ईश, इस तरह से रजनीश हो जाएगा। अभीष्ट में देखिए, अब अभी जो है वो उपसर्ग है, मैंने आपसे कहा था अभी जो उपसर्ग जो होंगे ना उनमें छोटी मात्रा आती है, देखिए यहाँ छोटी मात्रा आ रही है। और सामने क्या लिख देंगे, इष्ट लिख देंगे, इष्ट में छोटी मात्रा आती है। वैसे परीक्षा दोबारा आ गया है तो पहले से किया हुआ है। रविंद्र, रवि, रवि में छोटी मात्रा रहेगी, और सामने क्या आ रहा है, इंद्र। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बड़ी मात्रा वाला रूप लग रहा है। बस ये जो मात्राओं का खेल है संधि में, ये ध्यान रखिए। अब फटाफट ऊ वाले उदाहरण कंप्लीट कर लेते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा दी है मैंने, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे चीजों। भानु और उदय, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि शब्द में मात्रा आती कैसे। मान लीजिए आपको पता ही नहीं भानु में छोटी मात्रा आती है, तो आप तो बड़ी करके आ जाएंगे वहां पर, और जो ऑप्शन बड़ी वाला होगा उसको सही कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भानु में छोटी मात्रा, सामने छोटा ऊ है, दोनों को मिलाया तो यहाँ पर बड़ा ऊ परिवर्तन हो गया। बड़ा ऊ से मतलब दीर्घ ऊ, इसीलिए संधि का नाम क्या है, दीर्घ है। धातुष्मा, अब यहाँ पर देखिए धातु में छोटी मात्रा आ रही है और सामने क्या लिख देंगे, ऊष्मा। सामने क्या लिख दिया, ऊष्मा लिख दिया, और दोनों में यहाँ बड़ा ऊ है, सामने ये छोटा है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा रूप परिवर्तन होगा, बड़ा सरल है। अनुदित में भी वही होगा, अनु प्लस उदित, मिलाएंगे तो रूप कौन सा हो गया, बड़ा। देखिए वैसे अनु पर छोटी मात्रा, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ आ जाएगा। वैसे सरयूर्मी में होगा, सरयू हमने लिखा, और उसके बाद में क्या लिख दिया, उर्मी लिख दिया, और दोनों तरफ बड़े ऊ हैं, और दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा सरयूर्मी। बस आपको ध्यान यही रखना है एग्जाम में कि आप ये चीज जरूर पकड़ पाए कि जो भी वर्ण आ रहा है उसका कौन सा रूप है, छोटा वाला रूप है या फिर बड़ा वाला रूप है। फटाफट बाकी उदाहरणों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आगे उदाहरण है भू उत्थान। अब देखिए पढ़ने से पता चल रहा है भू और उत्थान, भू का उत्थान। तो यहाँ पर भू का मतलब क्या है, पृथ्वी, और भू में बड़ी मात्रा आती है।
और सामने क्या आ गया, उत्थान, उत्थान में ऊ क्या आएगा, छोटा आएगा, जैसे उत्कर्ष, उत्थान। तो यहाँ पर दोनों तरफ आप देख रहे हैं ऊ ही आया है, चाहे छोटा बड़ा कैसे भी मिले, सीधी सी बात ये है। तो आपको तो ये पकड़ना है कि यहाँ पर बड़ा रूप परिवर्तन होगा। वैसा ही भू ऊष्मा में होगा, भू प्लस ऊष्मा, और यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, भूष्मा, और यहाँ पर देखिए हमने बड़ा ऊ लगा दिया है। वैसा है गुरु उपदेश में, गुरु और उपदेश, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ समस्या क्या रहती है कि रे पर जब ए लगाते हैं ना, सॉरी, रे पर जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कि जैसे मैंने गुरु लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने गुरु ऐसे लिखा है, गुरु प्लस उपदेश। तो यहाँ पर क्या होता है, बाकियों में तो या तो आप क्या करते हैं, इस तरह से बड़ा ऊ लगाते हैं, या फिर इस तरह से छोटा ऊ लगाते हैं, या फिर अगर स्वर के रूप में लिखा हुआ तो इस तरह से हमारे सामने लिखा हुआ रहता है। लेकिन रे में चूंकि बीच में ऊ लगता है तो पता नहीं चलता है। गुरु में देखिए ये जो रे है ना, इसमें ये छोटा ऊ है, सामने भी छोटा ऊ है, और यहाँ पर आप देखिए बड़ा ऊ बना है। पता कैसे करें, आप एक चीज ध्यान रखिए, रे में अगर बिना घुंडी वाला ऐसा लग रहा है, रे अगर ऐसा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है ऊ की मात्रा के साथ, तो छोटा ऊ है। अगर रे जो है वो इस तरह से घुंडी वाला लगा हुआ है तो कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही सबसे बड़ी चीज है। पढ़ने को तो आप करोड़ों उदाहरण पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में चले जाओ, उससे भी मतलब नहीं। जब तक आपकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट नहीं है ना, तब तक आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आइए फटाफट विधुदय को भी कंप्लीट कर लेते हैं। विधुदय एक उदाहरण अपने अपने सामने है। मतलब कहने का मेरा सेंस इतना सा है कि आप जब भी कोई चीज पढ़ें, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें, तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि गलती होने की गुंजाइश कहाँ पर है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए विधुदय को भी कर लेते हैं फटाफट कंप्लीट। विधुदय में हमारे पास एक शब्द क्या है, विधु, और एक शब्द क्या निकल कर आ जाएगा, उदय। दोनों को जब आपस में मिलाएंगे, यहाँ पर ऊ है, यहाँ भी ऊ है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, बड़ा ऊ परिवर्तन कर दिया है। तो इस प्रकार हमने दीर्घ संधि के सारे जितने भी उदाहरण यहाँ पर थे अपने पास, उनको कंप्लीट कर लिया है। आप सबको बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि छोटी से छोटी चीज़ आपको समझाऊं, फिर भी अगर कोई कमी रही है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।